नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, वैसे तो सम्राट पृथ्वीराज अपने जीवन में कभी नहीं चूके और इसीलिए चंद बरदाई ने गाया था मत चूको चौहान, जो आज भी जुआ जुआ पर शुमार है। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने में कई बड़ी चूकें हो गई हैं। सबसे बड़ी चूक क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि पिक्चर प्लस को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो चर्चा करते हैं सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की। इसकी सबसे पहली बड़ी चूक है फिल्म की खराब कास्टिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह फिल्म 18 साल की मेहनत के बाद बनी है और ये मेहनत किसी और ने नहीं बल्कि राइटर डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने की है, जिन्होंने किसी जमाने में चाणक्य जैसा सीरियल बनाकर बड़ा मुकाम हासिल किया था। उन्होंने इसके बाद कई बड़ी फिल्में भी बनाई थी। उनकी शख्सियत की अपनी पहचान है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ही सम्राट पृथ्वीराज के राइटर डायरेक्टर हैं और जिसे प्रोड्यूस किया है यशराज बैनर ने। लेकिन इतने बड़े महारथी खराब कास्टिंग में कई बड़ी चूक कर बैठे। अक्षय कुमार कभी एक्शन कुमार कहे जाते थे, लेकिन बाद के समय में उन्होंने कॉमेडी कर करके अपनी एक्शन वाली इमेज को खुद ही खराब कर लिया था। हालांकि यह चॉइस उनका पर्सनल मामला है, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ना तो यशराज के वर्तमान कर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा ने और न ही चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अक्षय कुमार के विकल्प पर विचार किया। उन्होंने अक्षय कुमार के सिर्फ प्रेजेंट पॉपुलैरिटी को देखी और सोचा कि इतने भर से ही जादू हो जाएगा। यह नहीं सोचा कि भारतीय इतिहास के इतने भारी भरकम किरदार को प्ले करने के लिए अक्षय कुमार उचित साबित होंगे या फिर नहीं होंगे। अक्षय कुमार जिस तरह से हंसते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं या जिस तरीके के सेंस ऑफ ह्यूमर को उन्होंने साध लिया है, अगर उसके छींटे पृथ्वीराज के किरदार पर दिखे तो इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, इसके बारे में शायद उन लोगों ने गहराई से विचार नहीं किया। अक्षय कुमार के अपोजिट वहीं मानुषी छिल्लर भी संयोगता के रूप में बहुत परफेक्ट दिखाई नहीं देती, बहुत ही साधारण सी नजर आती है। हालांकि फिल्म के बाकी किरदार ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन लीडिंग कैरेक्टर्स को लेकर इतना लचीला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोनों चूक गए हैं। दूसरी बड़ी चूक है स्टोरी लाइन। फिल्म की शुरुआत और अंत भले ही अतिरंजना से युक्त है, हालांकि ये प्रभावी है और भव्य भी है, जबकि बीच का हिस्सा बहुत ही लचर हो चुका है। यह एक प्रकार का मसाला शॉर्टकट लगता है। सम्राट पृथ्वीराज जैसे 18 वर्षीय ड्रीम प्रोजेक्ट के स्क्रीन प्ले के साथ ऐसा ट्रीटमेंट बहुत नाइंसाफी लगता है। इसमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी और आदित्य चोपड़ा का कॉन्फ्लिक्ट साफ नजर आता है। एक तरफ कलात्मक और ऐतिहासिक बनाने की चेष्टा है, तो दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक परचम लहराने वाली सोच। अपनी कहानी को मनोवांछित तरीके से फिल्माने के लिए उन्हें यशराज के इतर मंजिल तलाश करनी चाहिए थी। हालांकि समझा जा सकता है कि यह बहुत आसान नहीं रहा होगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कोई प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा था। लेकिन इस फिल्म के बन जाने के बाद जिस तरह से आजकल बहुत से समर्थ लोग इतरा रहे हैं, उन्हें लगता है कि जैसे उनकी भावनाओं को जगह दी गई है सिल्वर स्क्रीन पर, तो निश्चय ही उन्हें इस फिल्म के बनने से पहले भी सोचना चाहिए था, उन्हें आगे आना चाहिए था और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को मदद के लिए आगे आना चाहिए था कि कैसे यह फिल्म उनकी आकांक्षा के मुताबिक बन सके। मुझे लगता है कश्मीर पर बनी फिल्म की तरह ही चंद्र प्रकाश द्विवेदी को भी प्रोड्यूसर मिले होते, मनचाहा प्रोड्यूसर मिले होते, तो निश्चय ही सम्राट पृथ्वीराज का प्रभाव अलग होता और वो बिल्कुल मनमाने तरीके से इस फिल्म को खेल पाते, जैसा कि विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स में खेल सके हैं। लेकिन इस बिंदु पर निश्चय ही चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी चूक गए। कहानी के कई हिस्से काफ़ी कमज़ोर लगते हैं और मसाला फार्मूला ढांचे के मुताबिक लगते हैं। यह ढांचा निश्चय ही डॉक्टर साहब की चॉइस नहीं हो सकते, मेरा अपना ऐसा मानना है। फिल्म में संजय दत्त का किरदार देखिए तो बार बार कॉमेडी करता हुआ दिखाई देता है। इस फिल्म की तीसरी बड़ी चूक है कि क्या दिखाएं और क्या न दिखाएं की उलझन।
डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी एक विद्वान शख्सियत हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज के उन चंद फिल्मकारों की तरह वर्तमान की सत्ता साया हासिल करने के लिए इस फिल्म की परिकल्पना तैयार की है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से उनकी परिकल्पना का हिस्सा रहा है, लेकिन कंफ्यूजन इसके फिल्माने को लेकर हुआ है। माहौल के मुताबिक इसमें क्या दिखाएं और क्या न दिखाएं, इसको लेकर वो कंफ्यूज हो गए हैं। फिल्म की कहानी का एकल न होना इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिल्म पूरी तरह से पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के द्वंद्व और युद्ध को फोकस नहीं कर पाती है। गौरी के किरदार को इतना शुष्क क्यों बनाया गया है, सही सही वही बता सकते हैं। जबकि गौरी इतिहास का क्रूर और आक्रांता किरदार है, तो फिल्म में उसका किरदार इतना शुष्क यानी पैसिव क्यों है? उसके बदले धूर्त और मक्कार ज्यादा दिखाई देता है जयचंद। पूरी फिल्म में पृथ्वीराज गौरी के बजाय पृथ्वीराज जयचंद के द्वंद्व और तनाव की कहानी को ज्यादा फोकस किया गया है। ऐसी शिफ्टिंग आखिरकार क्यों की गई है? मुझे लगता है यह इन दिनों चल रहे एक नैरेटिव का प्रभाव है। नैरेटिव यह सेट किया गया है आजकल कि हमने फिल्मों में आक्रांता विलेन को ग्लोरीफाई करके दिखाया है। शायद इसी से बचने के लिए गौरी को इस फिल्म में शुष्क करके दिखाया गया है और उसके रोल को कम कर दिया गया है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव फिल्म पर क्या हो सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। इसी के चलते इस फिल्म की पटकथा में बिखराव भी दिखाई देता है। लेकिन नाट्यशास्त्र का, हमारे अपने भारतीय नाट्यशास्त्र का विधान है कि फिल्म में विलेन यानी प्रतिनायक यानी खलनायक भी कमजोर नहीं होता, वह बहुत मजबूत होता है। अगर वह मजबूत होता है तभी नायक की वीरता को दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन इस फिल्म में गौरी का किरदार जो है बहुत ही शुष्क कर दिया गया है और यही वजह है दर्शकों के भीतर बैठा देशभक्ति वाला भाव ठंडा पड़ जाता है। वो देखने आए पृथ्वीराज गौरी की टकराहट और देखने लगे पृथ्वीराज जयचंद की दुश्मनी, संयोगता स्वयंवर और उसका जौहर। फिल्म में चंद्रवरदाई की भूमिका में सोनू सूद अच्छे लगे हैं, लेकिन उस किरदार का बखूबी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर मैं इस फिल्म की पटकथा लिखता तो चंद्रवरदाई किरदार को पूरी फिल्म का सूत्रधार बनाता और इस सूत्रधार के लिए आशुतोष राणा को चुनता। पूरी फिल्म की प्रेजेंटेशन अगर चंद्रवरदाई के लेखनी को प्रतीक बनाकर की जाती तो शायद इस फिल्म का प्रभाव कुछ अलग किस्म का हो सकता था। इस फिल्म की कुछ बड़ी चूकों की तरफ हमने इशारा किया है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चूकें हैं इस फिल्म में। आखिर कहाँ तक गिनाई जाए, क्योंकि तब पछताने से क्या फ़ायदा जब तीर कमान से निकल जाए और निशाना न लगे। 18 साल की मेहनत चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की जैसे पानी में चली गई। हालांकि इस फिल्म के भव्य सेटों की पोजीशनिंग में कोई कमी नहीं थी। ऐतिहासिक वातावरण निर्मित कर रहे थे ये सभी सेट, और इसके एक गीत ने मुझे खास तौर पर बहुत ही प्रभावित किया था। वह गीत है योद्धा बन गई मैं। लेकिन यह गीत बहुत छोटा था, लेकिन इसका पिक्चराइजेशन अच्छा हुआ था। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही औसत दर्जे की साबित होती है। जैसी अपेक्षा थी कि पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज सिल्वर स्क्रीन पर कुछ ऐतिहासिक कर गुजरेंगे, वैसा असर दिखाई नहीं देता। देखते रहिए पिक्चर प्लस। नमस्कार।